आईएएस हिंदी यूट्यूब चैनल के सारे दर्शकों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम अभिनव राज है और 64th बीपीएससी के फाइनल रिजल्ट में मुझे रेवेन्यू ऑफिसर का पोस्ट मिला है और मेरी ओवरऑल रैंकिंग है 412। लेकिन इस समय मैं बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं था। पिछले महीने 10 मई को मैंने अपने पिताजी को खो दिया, वो कोविड के शिकार हो गए और इस चीज़ से उबरने में मुझे काफ़ी टाइम लगेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे पूरे प्रिपरेशन के दौरान जो मेरे सबसे बड़े मेंटर रहे हैं वो मेरे पिताजी रहे हैं और बचपन से ही उन्होंने मुझे पढ़ाया है, हर सब्जेक्ट को पढ़ाया है और जो भी एक बेहतर से बेहतर शिक्षा वो इम्पार्ट कर सकते हैं तो उनका रोल रहा है। लेकिन जब ये रिजल्ट आया उसके चंद दिन पहले उनकी डेथ हो गई और उस फाइनल रिजल्ट को देख भी नहीं पाए, जिसका वो प्रत्याशा मेरे इंटरव्यू के अगले दिन से ही कर रहे थे कि अब रिजल्ट आएगा, अब रिजल्ट आएगा तो हम ऐसा करेंगे। और वो चीज़ काफ़ी मेरे लिए पेनफुल है। तो बाकी लोगों की तरह मैं ये नहीं कह पाऊंगा कि मैंने इस रिजल्ट को काफ़ी इंजॉय किया, लेकिन फिर भी ठीक है। मुझे लगा कि मैंने इफ़र्ट्स लगाए थे और वो रिफ्लेक्ट हुआ मार्क्स के रूप में, रिजल्ट के रूप में। तो इससे मैं सेटिस्फाइड हूँ। चलिए मैं ज़रा अपना फैमिली बैकग्राउंड डिस्कस करते हुए आगे बढ़ूंगा और फिर मैं अपने एजुकेशन के बारे में आपसे चर्चा करता हूँ। तो मेरी एक जॉइंट फैमिली है और मेरे फैमिली में सारे के सारे मेंबर्स यानी मेरे पापा, मेरे दोनों बड़े पापा, मेरी मम्मी, दोनों बड़ी मम्मी और मेरे भाई बहन कजन्स जितने हैं, इन सभी ने मुझे हमेशा से सपोर्ट किया है। और मेरे पिताजी आईटीआई में एक इंस्ट्रक्टर के तौर पर नौकरी करते थे और मेरी माताजी एक हाउसवाइफ हैं। मुझे मतलब लगा कि शुरू से ही एक एस्पिरेशन था कि मैं ऐसे एग्जाम क्लियर करूं सिविल सर्विसेज का या बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। बचपन से ही बिहार में जब हम पल बढ़ रहे हैं तो बीडीओ, सीओ, आईएएस, पीसीएस, यूपीएससी ये सारे टर्म सुनाई देते रहते हैं। मेरी जो इनिशियल शिक्षा है, जो प्रारंभिक शिक्षा है, वो डीएवी पब्लिक स्कूल भोजपुर आरा से है और मैं 10th क्लास तक मतलब ये कह सकता हूँ कि एवब एवरेज स्टूडेंट था। लेकिन 11th-12th में मैं पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा और मुझे ये लगा कि भले ही मैंने मैथ्स ऑप्ट किया है और मेरा हमेशा से शौक था कि मैं इंजीनियरिंग करूं, लेकिन मुझे ये अपना सही इवैल्यूएशन हुआ कि मैं एक मेरिट के बेसिस पर इंजीनियर नहीं बन सकता हूं। और फिर मुझे ऐसे कहीं से इंजीनियरिंग करने का शौक नहीं था जब मेरे पास सही मेरिट नहीं था और मैंने ग्रेजुएशन करने का निश्चय किया और भोजपुर आरा में जो महाराजा कॉलेज है वहाँ से मैंने केमिस्ट्री में बीएससी का डिग्री हासिल किया मैंने। और फिर इस समय 2016 की ये बात है, 13-16 सेशन था मेरा ग्रेजुएशन का और 2016 में ही मैंने एसएससी सीजीएल का एग्जाम दिया था जिसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेज तक मैं पहुंचा। लेकिन फाइनली मैं वहां मेरिट में छंट गया। ये अगस्त 2017 में रिजल्ट आया था और उस समय तक मैंने डिसाइड कर लिया कि अब इसके बाद मैं एसएससी नहीं दूंगा। अब इसके बाद मेरे जो भी एग्जाम्स होंगे मैं या तो बीपीएससी वगैरह का एग्जाम दूंगा या यूपीएससी का एग्जाम दूंगा। 2016 में ही मैंने मास्टर्स में इनरोलमेंट कर लिया था पटना के नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में। मैंने जियोग्राफी सब्जेक्ट से मास्टर्स में एडमिशन ले लिया था और वो 2018 में कंप्लीट हुआ जब मास्टर्स के रिजल्ट्स आए और मेरे मार्क्स अच्छे आए थे, क्योंकि बचपन से ही मुझे जियोग्राफी में काफ़ी ज़्यादा अभिरुचि है, दिलचस्पी रही है। तो वहाँ उस समय कुछ लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि तुम्हें जियोग्राफी में नेचुरली काफ़ी इंटरेस्ट है और तुमको पढ़ाने का भी शौक है और मैं थर्ड जनरेशन एडुकेटर हूँ अपनी फैमिली से, तो मुझे नेट जीआरएफ के एग्जाम के लिए जाना चाहिए। तो यहाँ पर मेरे लिए थोड़ा डेविएशन हो गया, मुझे दोनों ही करियर ऑप्शंस इक्वली अच्छे लगने लगे। क्योंकि मैं काफ़ी समय से 2-2.5 साल से जीके जीएस पढ़ रहा था, तो अब ये लग रहा था कि इसको छोड़ देना इस तरीके से भी सही नहीं है और जियोग्राफी को भी मैं छोड़ दूं ये भी कहीं ना कहीं मुझे शोभा नहीं दे रहा था। और इस समय लगा कि चलिए मैं दोनों को मैनेज करके चल आगे बढ़ रहा हूं और आगे चल के मैंने नेट और जेआरएफ क्लियर किया। और इसके बाद मुझे लगा कि यूनिवर्सिटीज में मैं एडमिशन ले लूं पीएचडी के लिए, लेकिन उस समय वो एक ट्रांजिशन का फेज था मेरे लिए, मैंने उसे होल्ड कर दिया। और जब 2018 की बात है, जब ये
बीपीएससी 64th का नोटिफिकेशन आया, तो इससे पहले मैं 63rd बीपीएससी का एग्जाम दे चुका था, जो कि मेरा एक फेल्ड अटेम्प्ट था। और 64th में मैं डिटरमाइंड था कि मैं इस बार अच्छे से एग्जाम दूंगा और ढंग से। एक्चुअली प्रीलिम्स में कोई इशू नहीं था, मेंस के लिए मुझे मेहनत करना था। लेकिन ये मेंस की जो तैयारी है मैंने प्री के रिजल्ट आने के बाद शुरू करा। और मैं कुछ कुछ आंसर्स खुद से लिख रहा था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और मैंने ऑफलाइन में कुछ कोचिंग ज्वाइन कर रखे थे आंसर राइटिंग के लिए, लेकिन मैं वहां पर सेटिस्फाइड नहीं हो पाया था। और उसी दौरान की बात है कि मेरे दोस्तों से मुझे पता चला आईएएस हिंदी यूट्यूब चैनल के बारे में, और इन जो टेलीग्राम चैनल है जहां पर इस तरीके का मॉडल था कि आप आंसर लिखिए, आप आंसर लिख के अपलोड करिए पीडीएफ फॉर्मेट में, और फिर उसे इवेलुएट किया जाएगा। आगे चल के मुझे ये भी पता चला कि मैं यहाँ पर पेड कोर्स में इनरोल हो सकता हूँ, जहां पर कि सही स्ट्रैटेजी, इवेलुएशन और यहाँ पर जो बेस्ट आंसर्स हैं उनसे मुझे रूबरू कराया जाएगा। तो जो जनरल स्टडीज का सेक्शन होता है और उसमें जो स्टैटिक सेक्शन है वो तो सब जगह पर एक घिसा पीटा आंसर होता है, वहां पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं हो पाता है। स्टिल यहाँ पर जो भी आंसर्स थे वहां पर बेस्ट आंसर्स और मेरे आंसर्स में क्या कमियां रह गई ये मुझे बताया गया था। और साथ ही साथ ये भी मुझे पता चला कि जो इंटरनेशनल रिलेशंस के टॉपिक हैं, जो इकोनॉमी के टॉपिक्स हैं, जो यहाँ पर कह लें करेंट्स अफेयर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, वो मॉक क्वेश्चंस में मुझे दिए गए थे। और वो जब मैं मेंस आंसर लिख रहा था तो वो काफ़ी अच्छा लगा मुझे, और मैंने उसको बहुत अच्छे से डील किया था। तो आईएएस हिंदी चैनल को ज्वाइन करने से मुझे डेफिनेटली फ़ायदा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो 65th का मेंस था उसके लिए भी मैंने प्रैक्टिस के लिए आईएएस हिंदी यूट्यूब चैनल को फिर से ज्वाइन किया था, और मैंने 65th का भी मेंस लिखा है। 66 का मैं प्रीलिम्स दे चुका हूं, और उसमें मेरे प्रीलिम्स में अच्छे स्कोर हुए थे। और मैं एज प्रोफेशन मैं कह लूँ तो मैं एक फ्रीलांसर डिजिटल एडुकेटर हूँ, और मैं कुछ बड़े यूट्यूब चैनल्स के लिए, जिनका मैं नाम यहाँ नहीं लेना पसंद करूँगा, उनके लिए मैं पेन ड्राइव और स्मार्ट कोर्सेज बनाता हूँ। तो ये रहा मेरा फैमिली बैकग्राउंड और मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड, और किस तरीके से मैंने तैयारी की है। तो मुझे ये लगा कि प्रीलिम्स के लिए जो स्टैटिक सेक्शन है उस पर काम मैं पहले से कर रहा था, और जो करेंट्स अफेयर है तो मेरा और मेरे जो फ्रेंड्स हैं जिनके साथ मैं तैयारी करता हूं, तो मेरी यही स्ट्रैटेजी रही है, या हमारी ये स्ट्रैटेजी रही है कि उस समय हम लोग काफ़ी एक्टिव मोड में चले जाते हैं, और जितना भी मिल सकता है करेंट्स अफेयर उसको सुनते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं। कुछ नहीं है तो कान में ईयरफोन लगा लिए, और 1000 एमसीक्यूज का बहुत सारे ऐसे 10-10 घंटे के यूट्यूब पर वीडियोज मिल जाते हैं उस समय सर्च करने पर, या बिहार दारोगा का, बिहार बीपीएससी से रिलेटेड, या कुछ भी जैसे कि नेशनल करेंट्स अफेयर ही मिल रहा है, आई इंटरनेशनल करेंट्स अफेयर है, वो सब सुनते जाते थे, बार बार रिपीट मोड पर सुने, और इसका बहुत ज़्यादा फायदा मिला। तो ये मेरा फिल्म्स के लिए अपना एक तरीका था, क्योंकि मैं मैथ्स में मतलब 10th तक मैंने जैसा कि आपको बताया कि मैं एक एवब एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, तो मैथ्स और साइंस में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, और ये मेरे लिए प्लस पॉइंट रहा। और यहाँ पर करेंट्स अफेयर भी हमारे अच्छे सही हुए, तो मेरा फिल्म्स इजीली क्लियर हो जाता है, मैं ऐसा कह सकता हूँ। हो जाता है कहने का मतलब है कि मैं 3 बार से फिल्म्स लगातार क्लियर कर रहा हूं, तो इस मार्फत में ये बात कह रहा हूं, आई एम नॉट ब्रैगिंग। और मेंस में यही मेरी स्ट्रैटेजी रही है कि मैं 72 में 72 लाऊं स्टेट्स में। वो जो सेक्शन है सॉलिड मार्किंग का है, उसमें कुछ हो सकता है कि जो एक 36 मार्क्स का सवाल है उसमें एक दो छूट जाए आपका, आप 12 मार्क्स घटा लें, तो आप ये कह लें कि मैं 60 प्लस स्कोर जरूर ही कर लूंगा। कई बार एग्जाम में पैनिक सिचुएशन हो जाता है, और आंसर राइटिंग में मैंने टाइम मैनेजमेंट को बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान दिया है। हमारा जो भी प्रैक्टिस है, घर पर मैं आंसर लिख रहा था या कहीं कोचिंग में बैठ के या आईएएस हिंदी में, तो मैंने अपने साथ ईमानदारी बरता है मैंने, और टाइम बाउंड मैनर में कि मैं एक इस क्वेश्चन को 20 मिनट में खत्म कर लूंगा। अगर मैं 20 मिनट में नहीं खत्म कर पा रहा तो मैं उसको छोड़ के आगे बढ़ जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि उस क्वेश्चन के आंसर को लिखने के लिए मैं 1 घंटे लगा रहा हूँ, आधे घंटे से अधिक समय लगा रहा हूँ। हाँ, उस क्वेश्चन को भले तैयार करने में मैं ज्यादा से ज्यादा समय ले सकता हूँ, मैं 2 दिन का वक्त ले लिया पूरे जीएस पेपर 1 के लिए, लेकिन जब एक बार मैं आंसर लिखूं तो 3 घंटे में ही लिखूं, टाइम बाउंड मैनर में मैं आंसर को तैयार करूं। ये मेरा तरीका रहा।
और जब 64th में मेंस में मेरा सिलेक्शन हो गया, तो अब लॉकडाउन का टाइम था। मुझे लग रहा था कि मैं दिल्ली में रहता था, और मुझे लग रहा था उस समय कि मैं किसी मॉक इंटरव्यू के लिए किसी कोचिंग को ज्वाइन कर लूं, लेकिन कोविड वाली सिचुएशन रही थी और उस दौरान ये सब कुछ पॉसिबल नहीं हो पाया था। लेकिन कुछ कुछ यूट्यूब पर, खासकर जैसे दृष्टि आईएएस, और वहां पर जो प्रीवियस मॉक इंटरव्यूज हैं उनसे मुझे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। मैंने उन वीडियोज को बहुत माइन्यूटली देखा, और उसमें जो भी कमियां बताई गई किसी भी जो सक्सेसफुल कैंडिडेट के बारे में, कि आपका ये बॉडी लैंग्वेज सही नहीं था, आपका बोलने का तरीका ऐसा नहीं था, आपको ऐसे बोलना चाहिए था, आपका बोलने का स्टाइल, ये एंट्री करने का स्टाइल, वहां से मैंने बहुत कुछ सीखा। और इस दौरान जब मैं इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहा था, तो यहाँ पर मेरे पिताजी के द्वारा मुझे काफ़ी हेल्प किया गया। और एवरीथिंग, जैसे छोटी छोटी चीज़ें, बिहार के सारे डिस्ट्रिक्ट्स का किस तरीके से अरेंजमेंट है, या मतलब छोटी छोटी बातों का मैंने काफ़ी ध्यान रखा। और चूंकि मैं एक डिजिटल एडुकेटर हूं, तो मैंने जब इसके बारे में भी मैंने अच्छी खासी प्रिपरेशन कर ली कि ठीक है, एजुकेशन का मतलब क्या होता है, और मैं ऐसे सवालों के लिए रेडी था कि मुझे इंटरव्यू में ऐसे सवाल पूछे जाएंगे। मेरा और इंटरव्यू से पहले मैंने एक मॉक इंटरव्यू दृष्टि आईएएस में दिया था। और 9 जनवरी को 9 जनवरी 2021 को मेरा इंटरव्यू था। और उस दिन मुझे काफ़ी कफ हो गया था, काफ़ी कोल्ड हो गया था, और मैं काफ़ी घबराया हुआ भी था कि कोविड टेस्ट जब हो तो कहीं मेरा ये मतलब बॉडी टेम्परेचर जो है बढ़ा हुआ था, फीवर, तो कहीं मुझे हटा ना दें अभी के लिए और बोलें कि आप 14-15 दिन बाद आओ। लेकिन काफ़ी कफ वगैरह था और मैं थका महसूस कर रहा था। स्टिल मैं कोविड टेस्ट में मुझे मेरा रिपोर्ट निगेटिव आया, और जो वहाँ जांचा जाता है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह का जो प्रोसेस है, और मैं करीमी सर के पैनल में मेरा इंटरव्यू पड़ा था। और वहाँ पर मेरा इंटरव्यू मोर और लेस काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री रहा था। मुझे इंटरव्यू में 79 मार्क्स आए हैं। आई थिंक 78 या 79 है, मैं सही से अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन हाँ, जो भी मार्क्स आए उस पैनल में स्कोरिंग थोड़ी कम ही होती है। स्टिल अब मुझे ये लगा कि मैंने अपना बेस्ट दिया था। और इंटरव्यू में मुझसे कुछ केमिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछे गए थे, और इसके लिए भी मैं तैयार था। जियोग्राफी से क्वेश्चंस पूछे गए, फिर मेरे हॉबी से क्वेश्चन पूछा गया, कुकिंग मेरी हॉबी है। और यहाँ पर फिर वो यूट्यूब पर सीधे आ गया कि आप बताओ कि आप यूट्यूब पर वीडियोस बनाते हो या किसी पेड कोर्स के लिए वीडियो बनाते हो, तो बेसिक गैजेट्स क्या होते हैं। और उसमें फिर मुझसे वो पूछे कि आप बताओ कि पॉडकास्ट क्या होता है, ओपन माइक क्या होता है। अ, इस तरीके से डिजिटल वर्ड से क्वेश्चन पूछे गए मुझसे। कुछ क्वेश्चन नारकोटिक्स डिपार्टमेंट वगैरह से रिलेटेड पूछा गया था, कुछ क्वेश्चंस मेरे डेली रूटीन से पूछे गए थे, कुछ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस थे। ओवरऑल मुझे लगा कि मैं सेटिस्फैक्ट्री जवाब दे पाया हूँ। और इसके बाद मैं रिजल्ट का वेट कर रहा था। अब जब रिजल्ट आया तो मुझे लग रहा है कि मेरी प्रिपरेशन में, खासकर मेंस में, मैं और बेहतर कर सकता था। या ये भी कह सकते हैं कि उस वो जो मेंस का मेरा टाइम था, उस समय मैं जेएनयू का एंट्रेंस दे रहा था, और उसके लिए भी मैं प्रिपेयर कर रहा था। और जब मुझे मेंस लिखने का टाइम था जुलाई में, उसी समय एग्जैक्टली रिजल्ट आया हुआ था मेरा जेएनयू में एंट्रेंस के लिए। लेकिन मैंने यहाँ पर बीपीएससी मेंस को मतलब बीपीएससी मेंस में अपीयर होना मैंने उचित समझा था, और फिर मैंने उस चीज़ को वहाँ क्विट कर दिया। तो मुझे यही लगा कि मैं मेंस में और थोड़ा काम कर सकता था। मैंने 65th मेंस में वैसे थोड़ा बेहतर अपना स्ट्रेटेजी मैंने बनाया था। और मेरा जो अपना राइटिंग का तरीका है, उसमें मैं विशेष तवज्जो अपने सब्जेक्ट जियोग्राफी में मैप वगैरह को देता हूँ। मुझे लगता है कि जितना ज़्यादा मैप डायग्राम बनाया जा सके, उतना ज़्यादा मैं उसमें मैप वगैरह को डालने का प्रयास करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा टर्म्स को। और मैं ऐसे नॉर्मली जब आंसर लिखता हूँ तो वहाँ पर हाईलाइट करते हुए आगे बढ़ना पसंद करता हूँ। और ओवरऑल यही मेरा मतलब कहना था। और जो ये बात है कि क्या मैं सजेस्ट करूंगा कि जो एस्पिरेंट्स हैं, जो कि 66th के मेंस लिखने वाले हैं या 67th का मेंस लिखेंगे, तो उन्हें आईएएस हिंदी यूट्यूब चैनल का जो मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम है उसमें इनरोल होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। और
आप यहाँ पर कंटिन्यूस आंसर लिखिए। और जो यहाँ पर बहुत सारे अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि आंसर राइटिंग का ऑप्शन देते हैं, लेकिन वो क्या है कि आपको एक बार मॉडल आंसर थमा दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो 1-to-1 इंटरेक्शन है और एक ग्रुप बना दिया जाता है जहाँ लोग एक दूसरे का आंसर देख सकते हैं, उसे चीज सीख सकते हैं। तो जो कहते हैं ना कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, कम तो नहीं होता है। और जो सबका साथ और सबका विकास का कंसेप्ट है वो काफी अच्छे से यहाँ रिफ्लेक्ट होता है। तो सभी एस्पिरेंट्स को मेरा ये सजेशन होगा कि आप इस तरीके के आंसर राइटिंग प्रोग्राम में खासकर मतलब एक ऑफलाइन अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं कहीं तो इट्स गुड, लेकिन ऑनलाइन मोड में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आईएएस हिंदी का टेस्ट सीरीज मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा है, अब ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और जो भी फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं उनसे मेरा अगर सजेशन कहा जाए तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि प्रीलिम्स में आप काफ़ी कूल रहिए, लेकिन हाँ प्रीलिम्स के पहले बहुत सारे टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन कर लीजिए। एटलीस्ट 10 पेपर तो मॉक सॉल्व करके ही जाइए, क्योंकि सारे पॉजिटिव मार्क्स हैं, सब स्कोर आपको करना है। मैथ्स वगैरह की कुछ लोगों की प्रैक्टिस सही नहीं रहती है और वो कॉन्फिडेंट रहते हैं कि मैं मैथ्स तो बना ही लूंगा, लेकिन इंड आवर में गलत कर बैठते हैं। सिली मिस्टेक से बचना चाहिए लोगों को। जैसे मुझे एक क्वेश्चन याद आ रहा है, उसमें मेरा एक दोस्त है, मेरा दोस्त वो गलत करके आया था और काफी वो इस बात से परेशान था। जैसे कि वाटर का पीएच पूछा गया था, सॉरी क्वेश्चन ये था कि 7 पीएच जो है वो किसका होता है। एक ऑप्शन था कि न्यूट्रल सॉल्यूशन का और एक उसमें ऑप्शन था प्योर वाटर का। लेकिन वो क्या है कि पहला ऑप्शन देखा ए और उसको बबल कर दिया, लेकिन करेक्ट आंसर उसका ऑप्शन ही था, क्योंकि एक से ज्यादा ऑप्शंस थे जहां पर कि पीएच 7 था, न्यूट्रल सॉल्यूशन और प्योर वाटर। तो इस तरीके के सिली मिस्टेक्स जो हैं वो आपको कई बार पीछे कर देते हैं। साथ ही आप साइंस एंड टेक सेक्शन जो है वो रिपीट होने वाला सेक्शन है, उसमें आप फर्म रह सकते हैं। आप करेंट्स अफेयर पर ग्रिप अच्छा कर लीजिए और तो प्रीलिम्स काफ़ी इजीली आप क्लियर कर सकते हैं। और प्रीलिम्स में जिस तरीके से कट ऑफ बढ़ता जा रहा है, तो अब ये कहना कि आप 100 का टारगेट लेके चलिए, इससे कुछ होना नहीं है। एटलीस्ट 115 मार्क्स का टारगेट रखना पड़ेगा जनरल कैटेगरी के हिसाब से, जिसमें 108 कट ऑफ गया था 66 में। मेंस के लिए यही स्ट्रेटेजी है कि आप टाइम बाउंड मैनर में आंसर्स को लिखिए और ज़्यादा से ज़्यादा आंसर्स लिखिए। क्वालिटी आंसर्स लिखना जरूरी नहीं है शुरू में, लेकिन आप पहले लिखना तो शुरू करिए। एक बार आप लिखने लगते हैं तो अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर करिए पीडीएफ बना के, और इस तरीके से ग्रुप में डिस्कशन करते जाइए और डिस्कशन से काफ़ी फायदा मिलता है। और जो आईआर वगैरह के टॉपिक्स हैं उसके लिए आप राजसभा टीवी चैनल वगैरह को देख सकते हैं, जहां पर ये सारे डिस्कशंस होते हैं। जैसे कि ओआईसी के ऊपर एक क्वेश्चन आया था, तो इस तरीके का जो भी डिस्कशन है वो काफ़ी रेलेवेंट है। डिजास्टर मैनेजमेंट, फ्लड वगैरह जो है बिहार से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, तो इस पर भी कई तरीके के इंटरनेट पर पीडीएफ्स अवेलेबल हैं। और सेंदाई फ्रेमवर्क वगैरह के जो रिकमेंडेशंस हैं, जो जोनेशन किया गया है अर्थक्वेक वगैरह का, इन चीज़ों को अच्छे से आप एक बार पढ़ लें, उनका डायग्राम ड्रॉ कर लें, मतलब तो यहाँ पर आप एक डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। अगर बात की जाए मौर्यन आर्ट वगैरह की, तो यहाँ पर चीज़ों को तो सभी एक ही जैसा लिखते हैं कि ठीक है कोर्ट आर्ट था, यहाँ पर फोक आर्ट था, ये सब कुछ चलता रहेगा। आप यहाँ पर एक थोड़ा क्रिएटिव हो सकते हैं, जैसे वहाँ बिहार का मैप बना दीजिए, अब बता दीजिए कि लौरिया अरेराज कहाँ है, लौरिया नंदगढ़ कहाँ है, या फिर सासाराम में माइनर रॉक एडिट मिला है तो सासाराम कहाँ पर है, इस तरीके से। या फिर पाल आर्ट दिखा रहे हैं तो आप कहलगांव को दिखा सकते हैं, या फिर जो विष्णुपद टेम्पल गया में है, उदंतपुरी का क्या रेलेवेंस है। इस तरीके से एक मैप बना लीजिए बिहार का, बहुत सिंपल है, इस तरीके से ड्रॉ कर लेना और ये काफी डिफरेंस क्रिएट करता है। इंटरव्यू में मेरा मानना है कि आपको बहुत ज्यादा ऑनेस्ट रहना चाहिए। आप वहां बिल्कुल भी झूठ बोलने का कोशिश नहीं करिए, या झूठ बोलने से ज्यादा यह है कि आप चीजों को कभी मैनिपुलेट करने का कोशिश मत करिए। आप जितना ऑनेस्ट रह सकते हैं आप उतना ऑनेस्ट रहिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एल्स ये कई बार डिजास्टर्स हो जाता है, जो लोग ज्यादा चालाकी करना चाहते हैं। और फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।